लॉ के बारे में बताया जाए, इस फार्मूले के बारे में बताया जाए, तो Q इज इक्वल टू NE, जिसमें Q क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। N का मतलब होता है हमेशा N एक इंटीजर होता है, N एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर का मतलब ये 0 हो सकता है, ये आपका +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, एंड सो ऑन। और E का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर। अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा फंडामेंटल है, और ये क्वेश्चन आप लोग को पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले भी आपको पता होगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, अगर 1 कूलम चार्ज है तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, Q इज इक्वल टू NE, यही एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यही एक फॉर्मूला इसमें होता ही है। तो Q इज इक्वल टू NE में नंबर ऑफ चार्ज यानी कि टोटल चार्ज कितना है हमारे पास? 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहां से सिंपली हम लोग n निकाल सकते हैं, और ये चीज आप लोगों ने क्लास 10th में भी कैलकुलेट किया था, दैट इज 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इंटू 10⁻18। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल करके एक कूलम चार्ज कंस्टिट्यूट करते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, जो प्रॉपर क्वेश्चन है, जो हम लोग को आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच इज बिगर, विच इज बिगर अ कूलम और which is bigger, a coulomb or a charge on an electron? Which is bigger, a coulomb or a charge on one electron? बताइए कौन बड़ा है? 1 कूलम बड़ा है या चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बड़ा है? बताओ बेटा। 1 कूलम बड़ा है भाई। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। एक तरफ ये है और एक तरफ 1 कूलम है, तो बताइए कौन बड़ा है भाई? इसमें 10⁻⁻⁹ है और ये सिंपल 1 है, तो ऑब्वियस है बड़ा कौन हुआ? 1 कूलम चार्ज। तो पहला आंसर तो लिख लीजिए अपने हिसाब से, 1 coulomb is bigger. Next question. Question number 3. A comb drawn through person's hair, a comb drawn through person's hair on a dry day causes 10 to the power 22 electrons, causes 10 to the power 22 electrons to leave person's hair, and stick to comb, Calculate the charge carried by the comb. Calculate the charge carried by the comb. एक इंसान ने कंघा किया ड्राई डेज में, तो उसकी वजह से 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स उसके बाल में से कॉम्ब पर चले गए। आपसे कहा जा रहा है कि आप चार्ज बताइए, कैलकुलेट चार्ज कैरीड बाय द कॉम्ब। कॉम्ब पर कौन सा चार्ज आएगा, पहले तो हमें ये बताइए, कॉम्ब पर कौन सा चार्ज आएगा भाई? नेगेटिव चार्ज। अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आ गए हैं तो ऑब्वियस है उस पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज। और दूसरी बात आई कि वो चार्ज कितना है, सो Q इज इक्वल टू N इंटू E। N की वैल्यू कितनी है बेटा? 10⁻22, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये आंसर कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम्स। इज इट क्लियर?
चलिए ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। समझ में आ गया बेटा? अगला क्वेश्चन लिखो। इफ अ बॉडी गिव्स आउट, इफ अ बॉडी गिव्स आउट, if a body gives out 10 to the power 9 electrons per second, if a body gives out 10 to the power 9 electrons per second, how much time is required, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb? How much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? 1 coulomb चार्ज इससे निकालने में कितना समय लगेगा? ये तो आपने किया हुआ है, बाकी लोग बताओ भाई। कैसे आएगा? एक सेकंड में अगर वो 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहा है तो 1 कूलम चार्ज निकालने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। कितने टोटल, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं टोटल? नहीं, ये तो एक सेकंड में निकल रहा है, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया 1 कूलम चार्ज निकालना है, तो आप मुझे ये बताइए 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये तो अभी हमने करवाया आप लोगों को। इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अब सिंपल यूनिटरी मेथड है कि भाई 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कितने टाइम में निकलेंगे? सिंपल 1/10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इज इट क्लियर? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स। बहुत ज्यादा सेकेंड्स है। इसमें अगर मैं 60 का डिवाइड करूंगा तो ये मिनट में कन्वर्ट होगा, और 60 का डिवाइड करूंगा तो बताओ भाई, पहले अगर हमने 60 का डिवाइड किया तो मिनट्स में, और 60 का डिवाइड करेंगे तो आवर्स में, और 24 का डिवाइड करेंगे तो दिन में, और अगर 365 का भी डिवाइड कर दे तो ईयर्स में। क्योंकि ये नंबर 10 की पावर 9 है, बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हम ये सब धड़ाधड़ डिवाइड करते चले गए और हमारा आंसर आया इतने ईयर्स। इसको जब आप लोग एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपका आएगा 198.18। भाई डिवाइड तो कर ही लेंगे आप लोग, 198.18 ईयर्स। तो सोचो 1 कूलम चार्ज निकालने में लगभग 200 साल का टाइम लग जाएगा, जबकि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे एक सेकेंड में। When a piece of polythene, when a piece of polythene, when a piece of polythene is rubbed with wool, is rubbed with wool, comma, a charge of -2 into, a charge of -2 into 10 to the power -7 coulomb, a charge of -2 into 10 की power -7 coulomb is developed on polythene, is developed on polythene. What is the amount of mass, what is the amount of mass which is transferred to polythene, which is transferred to polythene? तो आपको क्वेश्चन में गिवन है व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद वूल, हमने पॉलीथीन को वूल के साथ रब किया, -2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम डेवलप हो गया पॉलीथीन पर, मतलब पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आया, मतलब पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन्स आए। अब हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन, पॉलीथीन में कितना मास ट्रांसफर हो गया, बताइए कैसे करेंगे? अब ये आपकी किताब से हट के क्वेश्चन हो गया, बताओ भाई। भाई हमको पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना चाहिए,
Q इज इक्वल टू एनी। अगर कहा जा रहा है उस पर इतना चार्ज आया तो -2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम का चार्ज आया है। n अगर हम निकाल लें और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है इतने के बराबर होता है निगेटिव में, तो भाई n की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर चला जाएगा 19 बनेगा, 19 माइनस 7 12 बन जाएगा। तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 12 के बराबर। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। बोलो ये बात सही है भाई? अगर हमने दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया और मैं बता रहा हूं इस वाले ऑब्जेक्ट पर इतना चार्ज आ गया, तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आए। एक इलेक्ट्रॉन का मास बोलो हमें पता है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा निकाल लेंगे, सिंपल। सो मास ट्रांसफर्ड is simply mass of one electron, ये multiplied by number of electrons। तो इसको आप लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 11.38 इंटू 10 टू द पावर -19 kg। इज इट क्लियर? कुछ नया समझ में आया? भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हम मास निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए हम कर देंगे सॉल्व। हो गया? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, लिखिए 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड, 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड falls on a neutral sphere, falls on a neutral sphere। Calculate time in which sphere gets charged by 2 microcoulomb, 2 microcoulomb। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, शायद आपको ना पता हो, दैट इज अबाउट अल्फा पार्टिकल्स, कि भाई अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में आप लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में सुना होगा 11th क्लास में, है ना। रदरफोर्ड मॉडल में गोल्ड फॉइल के ऊपर जो बम्बार्डिंग कराई जाती है वो अल्फा पार्टिकल्स की होती है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं जानते हैं आप लोग ना? हीलियम होता है, हीलियम 24, ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कैसे पता चलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? यही होता है, ठीक है। ये Z होता है, ये A होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता है बेटा उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में। क्लियर? तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम डोनेट करा दें तो डबल प्लस चार्ज आ जाएगा, इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। सो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस इज नोन एज अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर? अब न्यूमेरिकल पे आ जाओ कि 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स एक सेकंड में निकल रहे हैं, नहीं गिर रहे हैं किसी न्यूट्रल स्फीयर पे। सोचो अल्फा पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल किसी स्फीयर पे धड़ाधड़ गिर रहे हैं, स्फीयर पे कौन सा चार्ज जाएगा? अगर पॉजिटिव गिरा रहे हो, गिराने का मतलब कंडक्शन, टच करा दिया ना। बोलो भाई अगर हम तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज गिराए हैं तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव आ रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। क्लियर? तो उस स्फीयर में ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है? 2 माइक्रोकूलम। ये क्वेश्चन में गिवन है। आपसे कह रहे हैं कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल बी टेकन। लगाइए, दिमाग को एकदम एक्टिवेट करो भाई, फिजिक्स में तभी मजा आएगा, एकदम दिमाग चलना चाहिए सबका। एक चीज मुझे बताओ, किसी अल्फा पार्टिकल पे 2 प्लस चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना हुआ? व्हाट इज चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल?
कितना हुआ? क्या वो +2e के बराबर हुआ? बताओ भाई, दो पॉजिटिव ही तो चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो दो प्रोटॉन के बराबर चार्ज आएगा, और प्रोटॉन पर भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, बस पॉजिटिव होता है ना? तो उसी को लिखते हैं +2e का चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे। अब आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए, अगर 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स एक सेकंड में निकल रहे हैं, एक अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज है? तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बताइए, इतने कूलम चार्ज उसके ऊपर कितने समय में गिर रहा है? 1 सेकंड में। सही है? तो टोटल चार्ज कितना लाना है हमें? 2 माइक्रो कूलम। 2 माइक्रो का मतलब इतने कूलम का चार्ज कितने समय में आएगा? बोलो, यही तो पूछा गया सिंपली। नहीं समझ में आई बात? भाई 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स एक सेकंड में गिर रहे हैं, टाइम ही निकालना है। जो चीज निकालनी होती है ना यूनिटरी मेथड में, उसको राइट साइड में रखते हैं हमेशा। ये बचपन में पढ़ा आप लोगों ने कि भाई 3 पेन 15 रुपए के हैं तो 5 पेन कितने के होंगे? तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है कि अगर इतना चार्ज एक सेकंड में निकलता है तो इतना चार्ज कितने टाइम में निकलेगा? कर डालो सॉल्व। सो दैट विल बी 1/2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और +12 तो -7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर -6, तो 2 से 2 भी कैंसिल, सो इट विल बिकम 10/1.6, दैट इज 6.25 सेकेंड्स। कितना आंसर आया? 6.25 सेकेंड। सिंपल। इज इट क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ। ये दिमाग लेकिन खुद से चलना चाहिए। क्वेश्चंस का जो अप्रोच है, यही अप्रोच आप लोग को सीखना है इस सेशन में। ये बात ध्यान रखिए, किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि हम लर्न नहीं कर सकते। फिजिक्स में इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी सारी वैरायटी। देखो, एक ही फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन चल रहे हैं, 6-7 तरह के क्वेश्चन अभी आप लोग करोगे, जिसमें 5-6 कर चुके हो आप। आखिरी क्वेश्चन हम करने चल रहे हैं, तो रट नहीं सकते हम कोई क्वेश्चन। सब में देखो कुछ अलग अलग है, कुछ नया है। तो हमें यही सोचना पड़ेगा कि हम कैसे करें। हमने यहां क्या सोचा कि भाई टाइम निकालना है, टाइम से रिलेटेड फिर हमें क्या दिया है, तो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज टाइम से रिलेटेड गिवन है, ये पर सेकंड। तो ये पता चला कि भाई इतने अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं एक सेकंड में। तो सोचो एक अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज? 2e के बराबर। तो भाई इतना चार्ज निकल रहा है एक सेकंड में, तो इतना चार्ज कितने में निकलेगा? ये क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक का है। लिखिए, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is there in a cup of water? How much positive or negative charge is there in a cup of water? अगर एक कप वाटर ले लें तो उसमें कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, एक चीज यहां पर कह लो कि अंडरस्टूड है या कह लो दिया नहीं है, वो यही है कि भाई कप का साइज क्या है। तो कोई भी अगर कप है तो जनरली वो 100 ml का होगा, 200 ml का होगा या 250 ml का होगा। ठीक? तो लेट अस कंसीडर, अगर मैं अकॉर्डिंग टू बुक चलूं तो लेट अस कंसीडर द कप इज ऑफ, लेट अस कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ कप इज 250 ml। मान लेते हैं 250 ml का कप है। अगर 250 ml का कप होगा तो बेटा उसमें कितना वाटर होगा? बताइए, मास ऑफ वाटर इन कप कितना होगा? अगर 250 ml का कप है तो 250 ml पानी है, 250 ml पानी का मास कितना होता है? ये हमारा क्वेश्चन है। बताओ, 18 से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे। हाँ देखो, 18 ग्राम भी नहीं, हम तो यहां सिंपल बोल सकते हैं कि भाई डेंसिटी वाटर की कितनी होती है बेटा? बताइए, डेंसिटी कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है? लेकिन अगर ml में जाना है तो हमें इसको CGS में ले जाना पड़ेगा। CGS में अगर मैं लिखूंगा तो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही 1 ml कहा जाता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml। इसका मतलब डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 1 ग्राम पर ml। 1 ml वाटर का मास कितना होता है? 1 ग्राम। तो भाई साहब 250 ml वाटर का कितना होगा? बोलो यार, क्या ये बात समझ में आई? 250 ग्राम वाटर हमने मान लिया।
अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर 250 ग्राम वाटर है तो उसमें कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव चार्ज है, बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम दिमाग पूरा हिला के रख देगा। ये चीज समझ में आई? 250 ग्राम वाटर है। एक चीज मुझे बताओ, 250 ग्राम वाटर अगर है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 पॉइंट ग्राम में मल्टीप्लाई कर दे, ये तो चार्ज होता है। हाँ, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? मोल्स। तो भाई अगर 250 ग्राम वाटर है तो वाटर के मोल्स कितने? मोल्स ऑफ वाटर कितना है? 250 तो मास है, डिवाइडेड बाई अगर मैं 18 कर दूंगा तो क्या मोल्स आ जाएंगे? अगर मोल्स पता चल गए तो क्या मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकाल सकता हूं? बताइए। एक मोल में बेटा कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो इतने सारे मोल्स में कितने होंगे? सो दैट विल बी 250 बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। बोलो भाई, इतने क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। पक्का? और मुझे ये बताइए, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में H2O एक लिखा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोलो भाई, एक वाटर के मॉलिक्यूल में बोलो 2 एटम हाइड्रोजन होता है, सही है, और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है, सही है। तो दो हाइड्रोजन के एटम है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। अगर 2 है तो 2 हो गए। और ऑक्सीजन के पास बेटा कितने होते हैं? 8। ऑक्सीजन लिखते हैं ना 8 और 16। तो टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई साहब इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? कर लीजिए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर will be simply 250 upon 18 multiplied by एवोगाड्रो नंबर। उसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, कि भाई एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा 1.33 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। तो एक कप अगर हमने 250 ml का पानी अगर पिया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें? इतने। और कितना पॉजिटिव चार्ज है? वैसे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतने ही बोलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? बताओ भाई, अभी भी ये चीज मैंने गलत लिख दिया भाई। ये क्या था? इट वाज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना कूलम में होगा। इसका मतलब ये मैंने तो भाई सीधे आंसर देख के लिख दिया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा आपके 8.36 इंटू 10 की पावर 25। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना यार इसको? मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं ताकि टाइम ना वेस्ट हो। जोड़ घटाना गुणा भाग आप आराम से करिएगा। इसको करके ये आएगा इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्वेश्चन में पूछा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताओ, तो भाई ये तो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, अभी चार्ज आप बताइए कितना है? हाँ, तो अब हम चार्ज निकालेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो तो भाई नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज हमारा कितना आएगा? Q बराबर Ne। तो N की वैल्यू हमें पता है 8.36 इंटू 10 की पावर 25, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर आता है आपका 1.33 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम। क्लियर? तो मैं फिर से आपको एक बार ये क्वेश्चन बता दे रहा हूं। हमसे कहा गया था एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज। पहली बात तो वाटर की एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। अगर न्यूट्रल है तो बोलो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव भी चार्ज है। इसका मतलब आंसर तो दोनों सेम आने वाला है। कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भाई वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। ठीक, तो उसके लिए हमने ये मान लिया कि 250 ml का कप था तो 250 ग्राम वाटर था। या अगर हम 100 ml का मानते तो ये 100 ग्राम हो जाता, 150 मानते तो ये 150 हो जाता। कोई दिक्कत नहीं उसमें, जो मानो वो मान लीजिए,
ठीक, फिर मोल्स ऑफ वाटर हमने निकाला तो 18 से हम डिवाइड कर देंगे। एवोगाद्रो नंबर का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो मॉलिक्यूल्स आ गए। अब पता चला एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कि भाई इतने सारे तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई के बराबर होता है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा? एनी। मल्टीप्लाई किया, इतने कूलम का इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इतने ही कूलम का इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कोई डाउट हो इसमें, इतने कॉन्सेप्ट्स में, तो बताइए।